Good evening, everyone. The today's topic is antimicrobacterial drugs. एंटीमाइकोबैक्टीरियल ड्रग्स वो ड्रग्स होती हैं जो कि माइकोबैक्टीरिया को आइदर किल करती हैं या उनको स्टॉप करती हैं, उनकी ग्रोथ को स्टॉप करती हैं। एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स की दो कैटेगरीज होती हैं, एक होता है फर्स्ट लाइन ड्रग और एक होती है सेकेंड लाइन ड्रग। कैसे कॉज होती है? पहली बात तो ये कि माइकोबैक्टीरियम होते क्या हैं। माइकोबैक्टीरियम एसिड फास्ट एरोबिक बैसिलस होते हैं जिनकी अनयूजुअल सेल वॉल होती है, जैसे कि मैंने डेफिनेशन में लिख रखा है। एसिड फास्ट का मतलब होता है ये कि इनका जो सेल वॉल है, इनके पास बहुत हाई लिपिड कंटेंट होता है, जिसकी वजह से इनकी जो हाइड्रोफोबिसिटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। हाइड्रोफोबिसिटी बहुत ज़्यादा होने की वजह से ये अल्कोहल से भी नहीं वॉश होते हैं, एसिड से भी नहीं वॉश होते हैं आसानी से, अल्कली से भी नहीं वॉश होते हैं, और बहुत से डिसइंफेक्टेंट्स भी अगर आप लेके आएँ तो भी इनको किल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही इन माइकोबैक्टीरियम की वॉल को आप स्टेन करते हैं किसी डाई से, दोबारा आप अगर इसको एसिड से वॉश करना चाहें तो ये वॉश नहीं होगी। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं एसिड फास्ट बैक्टीरिया की सेल वॉल। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर आप इसको स्टेन करेंगे डाई से, जैसे ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव में करते थे पता लगाने के लिए, तो ये जो आपका सेल वॉल होगी जिसमें बहुत ज़्यादा लिपिड कंटेंट है, ये क्या करेगा, ये डाई को एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, अब अगर आप चाहें कि अब इसको फिर से वॉश करें एसिड से और सारा डाई निकल जाए, तो ये ऐसा नहीं होगा। तो ये बात ध्यान में रखनी है कि माइकोबैक्टीरियम्स जो होते हैं वो क्यों यूनिक हैं। माइकोबैक्टीरियम्स यूनिक सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि उनकी जो सेल वॉल है वो माइकोलिक एसिड की बनी हुई है। माइकोलिक एसिड बहुत लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स का बना होता है जो कि आसानी से डिस्ट्रॉय नहीं होता है। जैसे कि आजकल हम कोरोना वायरस के केस में देख रहे हैं, उसकी जो सेल वॉल है वो भी हाईली लिपिड स्ट्रक्चर है, इसीलिए उसको सोप से बार बार हाथ धोने का जो बोला गया है वो इसीलिए धोया गया है, बोला गया है कि कोई भी चिकनाहट होती है उसको अगर आप हाथ से साबुन से धुलें तो वो साफ़ हो जाता है। तो जो लिपिड लेयर है वो वॉश हो जाती है सरफेक्टेंट से। सरफेक्टेंट जो कि आपके मेन कंपोनेंट होते हैं किसके, डिटर्जेंट के और सोप के। ऑलराइट, अब क्या करना है, टीबी हम क्यों पढ़ रहे हैं। टीबी जो है वो सबसे लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है वर्ल्ड वाइड। WHO ने बताया था कि 6% जितनी भी टोटल डेथ होती हैं साल में, उनमें से 6% जो डेथ है उनका कॉज अकेला टीबी होता है। मतलब अप्रॉक्सीमेटली 2 मिलियन डेथ्स जो होती हैं वो टीबी की वजह से ही होती हैं। ठीक है, तो सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने रिपोर्ट किया था कि 25,000 नए केसेस हर साल आते हैं टीबी के। उसको इनफैक्ट एपिडेमिक भी एक बार बोल दिया गया था, ये एपिडेमिक है, बहुत ही अलार्मिंग है। इसको जैसे एड्स है, एड्स एक टाइम पे बहुत बड़ा एपिडेमिक बन गया था, उसी तरीके से इसको ही बोला गया है कि इट इज़ अ मोस्ट अलार्मिंग। और दूसरी बात ये कि HIV पॉजिटिव जो पेशेंट्स होते हैं उनमें टीबी होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स होते हैं। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स वो पेशेंट्स होते हैं जिनके जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा वीक हो चुका होता है। ऑलराइट, कैसे ये ट्रांसफ़र करते हैं, ये ट्रांसफ़र वही स्नीजिंग, कफिंग, ड्रॉपलेट एयरबॉर्न डिजीज़ है। इवन टॉकिंग से भी अगर आप बात भी कर रहे हैं तो जो आपके मुंह से भाप निकल रही है उसमें भी माइन्यूट ड्रॉपलेट्स जो होते हैं वो सामने वाले को इन्फेक्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, अब सबसे ज़्यादा जो टीबी होती है वो किस पार्ट को अफेक्ट करती है, बॉडी के किस ऑर्गन को अफेक्ट करती है, सबको पता है, लंग्स को। 80 to 85% जो इन्फेक्शन होता है वो लंग्स में रह जाता है। लेकिन बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि ब्लड के थ्रू ये जो माइकोबैक्टीरियम है ये और भी जगह पहुंच जाते हैं, लिम्फ नोड्स में पहुंच जाते हैं और ब्रेन में पहुंच सकते हैं, स्किन में पहुंच सकते हैं, आइज़ में पहुंच सकते हैं, बोन्स में पहुंच सकते हैं। ठीक है, अब ये कैसे इनका ये जो ट्यूबरकल नाम आया है वो क्यों कैसे आ गया है, टीबी। ठीक है, जैसे ही ये लंग्स में पहुंचते हैं, लंग्स में पहुंचने पे क्या होता है कि लंग्स में आपको पता है कि कोई भी जब नया पार्टिकल कहीं भी जाता है, किसी भी सिस्टम में जाता है, तो उसके जो इम्यून सिस्टम की जो मैक्रोफेजेस होते हैं, मैक्रोफेजेस वो सेल्स होते हैं जो फॉरेन ऑब्जेक्ट को किल करते हैं, मतलब उनको खा जाते हैं। तो क्या होता है कि जैसे ही ये लंग्स में पहुंचते हैं मैक्रोफेजेस इनको खाना शुरू कर देते हैं। अब मैक्रोफेजेस जो होते हैं वो एक तरीके का सब्सटेंस सेक्रीट करते हैं और ये जो सब्सटेंस है वो क्या करता है, इन माइकोबैक्टीरियम को, इन्फेक्शन साइट्स को क्या करता है, इनक्लोज करना शुरू करता है, एक तरह से उनको ढकना शुरू कर देता है। ढकते ढकते वो एकदम
छोटे छोटे एकदम गुठली टाइप के, जैसे गिल्टियाँ पड़ जाती हैं उस टाइप के फॉर्म बना लेता है, जिसको हम बोलते हैं कि ये एक तरह का ट्यूबरकल है या ग्रैनुलोमा, जैसे कि ट्यूमर टाइप, छोटे छोटे ट्यूमर टाइप बना लेता है। और उसके बाद क्या होता है कि यही इन्फेक्शन आगे कॉज हो जाता है और आगे बढ़ जाता है। ये जो टीबी, जैसे हमने इससे पहले तुमको पढ़ाया था कि उसमें भी क्या होता है कि ये जो इन्फेक्शन है वो साल 2 साल बाद रीअकर करता है। सेम ऐसा ही माइकोबैक्टीरियम के साथ भी होता है, ठीक है। अब माइकोबैक्टीरियम एवियम इंट्रासेलुलर कॉम्प्लेक्स क्या होता है? ये भी एक एटिपिकल फाज एसिड फाज बैसिलाई है और यूबिक्विटस है। यूबिक्विटस का मतलब हर जगह इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं, ठीक है। नॉर्मली हेल्दी इंडिविजुअल्स में ये बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन अगर कोई पेशेंट ऐसा है जिसका इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज्ड है तो ये उनको बुरी तरीके से अफेक्ट करेगा। इनफैक्ट लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शंस कॉज होते हैं। इसका शॉर्ट फॉर्म है MAC और ये बहुत ही कॉमन बैक्टीरियल अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन का मतलब ऐसे ये बिल्कुल इनएक्टिव रहेंगे, लेकिन जैसे देखेंगे कि कोई भी ऐसा पेशेंट है जो कि वीक है इम्यून सिस्टम उसको ये फ़ौरन अटैक कर देते हैं, ठीक है। और ये भी बोन मैरो, लिम्फ नोड, लीवर और ब्लड में और स्पेशली एड्स जिनको हो चुका है, एड्स के जो पेशेंट्स हैं उनको सबसे ज़्यादा ये अफेक्ट करते हैं, ठीक है। अब कौन कौन से अप्रोचेज़ हैं थेरेपी के, हमने अभी बताया था, फर्स्ट लाइन ड्रग और सेकेंड लाइन ड्रग। अब फर्स्ट लाइन ड्रग में देखो तुम, सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग है तुम्हारी वो है आइसोनियाजिड। आइसोनियाजिड का जो तुम रिंग देखोगे, क्या है ये रिंग? पायरिडीन है, ठीक है, पायरिडीन रिंग है और इसमें लगा हुआ है CONH2। NH जो है वो हाइड्राजाइड है। NH2 होता है हाइड्राजीन, ठीक है। NH2 हाइड्राजीन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो आइसोनिकोटिनिक एसिड, अगर तुम सिंपली निकोटिनिक एसिड का स्ट्रक्चर देखो तो तुम्हें पता चलेगा कि पायरिडीन है और उसके ऊपर COH लगा होता है, ठीक है। तो COH का, अब ये हाइड्राजीन जो आता है, हाइड्राजीन NH2 ये आता है और इसके COH से रिएक्ट करता है, H2O निकल जाता है और CONH लग जाता है। तो इसको अब हम बोलते हैं आइसोनिकोटिनिक एसिड हाइड्राजाइड, ठीक है। और इसका शॉर्ट फॉर्म होता है, हर जगह इसको जो रिप्रेजेंट किया जाएगा वो INH के नाम से किया जाएगा। सिंथेटिक एंटीबैक्टीरियल ड्रग है। इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर दोनों केस में, दोनों तरीके की बैसिलाई को ये अफेक्ट करती है। अच्छा, इंट्रासेलुलर बैसिलाई और एक्स्ट्रा सेलुलर बैसिलाई, पहली बात तो बैसिलाई क्या होता है? बैसिलाई होते हैं शेप, एक तरीके का शेप होता है, जैसे कोकाई होता है तो राउंड शेप के बैक्टीरिया होते हैं, बैसिलस जैसे कॉमा शेप के होते हैं, ठीक है। इंट्रासेलुलर का मतलब होता है कि सेल के अंदर इन्फेक्शन हो रहा है। एक्स्ट्रा सेलुलर हो रहा है, इसका मतलब सेल के बाहर। सेल के बाहर कहाँ पर? या तो ब्लड स्ट्रीम में या तो लिम्फ की भी, एक लिम्फ भी तो एक तरह का आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो लिम्फ में भी अगर, क्योंकि इन्फेक्शन अभी ने बताया था कि लिम्फ में भी इन्फेक्शन होता है, तो ये लिम्फ को में भी ये अटैक करता है, ठीक है। अब प्राइमरी ड्रग है और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, तो जो इम्पॉर्टेंट बात तुम्हें ये ध्यान में रखनी है कि ये तभी बैक्टीरिया को किल करेगा जब वो बैक्टीरिया मल्टीप्लाई कर रहे होंगे। अगर वो बैक्टीरिया डॉर्मेंट है, डॉर्मेंट का मतलब होता है इनएक्टिव स्टेज में है, तो ये खाली उनकी ग्रोथ को रोक देगा, मारेगा नहीं, किल नहीं करेगा। ये सिर्फ तब किल करेगा जब बैक्टीरिया रैपिडली रेप्लिकेट कर रहे होंगे। कैसे ये क्या इफेक्ट करता है? ये इंटरफेयर करता है सेल वॉल की डेवलपमेंट में, ठीक है। मतलब कि माइकोबैक्टीरियम की जो सेल वॉल है उसकी डेवलपमेंट में ये इंटरफेरेंस डालता है। जैसे कि हमने इससे पहले पेनिसिलिन में देखा था कि पेनिसिलिन में भी नागानामा चेन जो थी, जो क्रॉस लिंकिंग था, ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम जो क्रॉस लिंकिंग करवा रहा था डी एलानाइन चेन में, पेनिसिलिन उस ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम को स्टॉप करा, इनहिबिट कर रहा था, जिसकी वजह से क्रॉस लिंकिंग नहीं हो पा रही थी और सेल वॉल बन नहीं पाई पूरी तरीके से और सेल के अंदर पानी भर गया और वो सेल बर्स्ट कर गया। इसमें भी यही होता है। आइसोनियाजिड एक प्रोड्रग है, ठीक है, जो कि एक्टिवेट होती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, मतलब आइसोनियाजिड बॉडी में जाएगी, उसका ऑक्सीडेशन होगा, उसके ऑक्सीडेशन को कैटेलाइज कौन करेगा? कैटेलाइज परऑक्सीडेज एंजाइम कैटेलाइज करेंगे, ठीक है। ये देखो यहाँ पे हमने पूरा फोए से ये डायग्राम निकाला है। यहाँ पे तुम देखो INH क्या है? INH आपका आइसोनियाजिड है, ठीक है। कैट जी जीन है जो कि शो करता है कैटेलाइज पेरोक्सीडेज को। हर एक जीन एक प्रोटीन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। 1 जीन 1 एंजाइम थ्योरी है, याद करो, 1 जीन 1 एंजाइम थ्योरी है। तो ये वही कैट जी जो है वो वही जीन के बारे में बताया जा रहा है कि ये कैटेलेज पेरोक्सीडेज एंजाइम को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है।
अब आइसोनियाजिड के कितने सारे मेटाबोलाइट्स बन रहे हैं। देखो सबसे पहला आइसोनिकोटिनल्डिहाइड, कुछ नहीं हुआ है, ऊपर CO, अभी क्या था यहाँ पे स्ट्रक्चर देखो, ये CONH था, अब यहाँ का मेटाबॉलिज्म जैसे हुआ तो CHO हो गया, NH मतलब हाइड्रोजीन जो है वो फिर से निकल गया, ठीक है। आइसोनिकोटिनल्डिहाइड, दूसरा आइसोनिकोटिनिक एसिड, इसी आइसोनिकोटिनिक एसिड की हम बात कर रहे थे। इसी आइसोनिकोटिनिक एसिड को अगर तुम NH2 से रिएक्ट कराओगे तो क्या होगा, NH2 का एक H और इसका OH वाटर बन के निकल जाएगा और CO के साथ NH2 लग जाएगा और आइसोनियाजिड बन जाएगा। एक और इसका मेटाबोलाइट होता है आइसोनिकोटिनामाइड, ठीक है। CHO लगा हुआ है, ये देखो CHO अगर लगा हुआ है तो एल्डिहाइड, COOH लगा हुआ है तो निकोटिनिक एसिड क्योंकि ये ऑर्गेनिक एसिड है, और CONH2 लगा हुआ है तो क्या है तुम्हारा सिंपल ये अमाइड, ठीक है। ये देखो अब ये इसमें भी कन्वर्ट हो सकता है, आइसोनियाजिड इसमें भी कन्वर्ट हो सकता है, CON डबल बॉन्ड NH, ठीक। और ये चाहो तो अब यहाँ से देखो ये जो आइसोनिकोटिनल्डिहाइड है ये यहाँ से अब ये कन्वर्ट होगा फ्री रेडिकल में, ठीक है, बहुत ही रिएक्टिव रेडिकल में। फ्री रेडिकल हमने बताया है सिंगल इलेक्ट्रॉन कैरिंग स्पीशीज़ होते हैं। उसी तरीके से अगर इनमें ऑक्सीजन लिया जाए तो फिर से ये और ख़तरनाक परऑक्सीडेज, ठीक है, इनमें कन्वर्ट हो जाएंगे। ये सारे के सारे जो स्पीशीज़ है जहाँ पे सिंगल डॉट लगा हुआ वो रेडिकल्स हैं, और ये रेडिकल्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिटाइलेटिंग एजेंट्स होते हैं, याद रखो। आइसोनियाजिड का कन्वर्जन हुआ, मेटाबॉलिज्म हुआ किसकी प्रेजेंस में, कैटालेज पेरोक्सिडेज के प्रेजेंस में, ये देखो कैटालेज पेरोक्सिडेज के प्रेजेंस में, ठीक है। और उसके बाद वो कन्वर्ट हुए किस में, फ्री रेडिकल्स में, ओके। अब ये फ्री रेडिकल का काम क्या है, अब ये फ्री रेडिकल क्या करेंगे, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये फ्री आइसोनियाजिड को कन्वर्ट करते हैं रिएक्टिव स्पीशीज़ में। अब ये रिएक्टिव स्पीशीज़ एसिटाइलेट करेंगे माइकोबैक्टीरिया के एंजाइम को और उसको किल कर देंगे। ये तो एक मैकेनिज्म हो गया। साथ ही साथ आइसोनियाजिड इनहिबिट करते हैं लॉन्ग चेन फैटी एसिड और बैक्टीरियल सेल वॉल। हमने तुमको बताया था भी कि माइकोबैक्टीरियम की जो सेल वॉल होती है वो लॉन्ग चेन फैटी एसिड की बनी होती है। तो आइसोनियाजिड उनकी जो लॉन्ग चेन है उसको भी इनहिबिट करता है एसाइलेशन या एसिटाइलेशन कराकर, ठीक है। आइसोनियाजिड एसिटाइलेट करता है NADH को। NADH क्या है, एक ज़रूरी एंजाइम है जो कि क्या करता है, रिड्यूस करता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को फैटी एसिड में, ठीक है। NADH क्या है, H जो है अपना, इससे पहले याद करो NADH NADP ये सब पढ़ रखा है, ये रिड्यूसिंग एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। तो NADH को अगर स्टॉप कर इनहिबिट कर देगा आइसोनियाजिड तो वो क्या करेगा, फैटी एसिड की जो चेन है उसको सैचुरेट नहीं होने देगा, क्योंकि NADH ही सैचुरेट करता है। और जब तक सैचुरेशन नहीं होगा फैटी एसिड का तब तक क्या नहीं होगा, माइकोलिक एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगा और बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ठीक है। इन्होंने SAR दिया, SAR बहुत छोटा है, 2-3 पॉइंट्स ही हैं। इन्होंने बताया कि अगर आप कैसे कैसे मॉडिफिकेशन कर सकते हैं इसमें आइसोनियाजिड में। तो इससे अभी हमने पढ़ा तो क्या था, CONH था, तो उसी का इन्होंने कह दिया कि उसको अगर आप और कोई कन्वर्जन कर दीजिए किसी और तरीके से तो क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं। जैसे अगर हम हाइड्राजोन बना दें तो हाइड्राजोन एक्टिव होता है, मतलब अच्छा एंटी माइक्रोबैक्टीरियल है, लेकिन वो GIT को अपसेट करता है, ठीक है, क्योंकि वो आइसोनिकोटिनिक एसिड रिलीज़ करता है जो कि GIT में जाके प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अगर आप चाहें कि यहाँ पर N की जगह पे यहाँ नीचे वाला जो N जो रिंग के अंदर N है उसको आप सब्स्टिट्यूट कर दें किसी अल्काइल ग्रुप से तो एक्टिविटी बिल्कुल लूज़ हो जाएगी, लेकिन बाकी जो N है उनको आप अगर अल्काइल ग्रुप से सब्स्टिट्यूट करना चाहें तो एक्टिविटी में कोई भी फ़र्क नहीं आएगा। ऑलराइट, अब इन्होंने देखो यहाँ पे आइसोनियाजिड के मेटाबॉलिज्म दिखाया हुआ है और ये मेटाबोलाइट्स आपको याद करने हैं, कैसे कैसे मेटाबॉलिज्म हो सकता है, ठीक है। इन्होंने देखो दिखाया हुआ है कि सबसे पहले तो तुम बिल्कुल इजी सा तुम आइसोनिकोटिनिक एसिड बना देना। आइसोनिकोटिनिक एसिड क्या है, ये देखो ये है आइसोनिकोटिनिक एसिड। क्या हुआ है, ये जो NH2 है, देखो आइसोनिकोटिनिक एसिड है COOH है, यहाँ पे अगर तुम इसको रिएक्ट कराओ NH2 से हाइड्रोजीन से तो NH2 का एक H और ये OH मिल करके वाटर बन के निकल जाता है और आइसोनियाजिड बन जाता है, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म में जाहिर सी बात है यहाँ पे फिर से आप हाइड्रोलिसिस करा दीजिए, वापस से ये अपनी पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से N एसिटाइल आइसोनियाजिड, मतलब क्या है ना, यहाँ पे जो H है N एसिटाइल,
ये जो ये H है ना, इसका एसिटाइलेशन करा दो, COCH3 लगा दो, एसिटाइलेशन हो जाएगा। ठीक, इसको आप फर्दर इसकी, अब ये फिर से इन्होंने क्या किया, इस रिंग को हटा दिया है। जब मेटाबॉलिज्म होता है तो क्या होता है, जैसे बड़ा मॉलिक्यूल है वो छोटे मॉलिक्यूल में टूटता है, फिर छोटे सारे पार्ट्स उसके 1 बाय 1 टूटते हैं। तो तुम्हें सेम यही करना है। इन्होंने देखो यहाँ पे दिखाया हुआ है कि ये देखो इसका जैसे हाइड्रोलिसिस कराई, आइसोनिकोटिनिक एसिड का COOH अलग हो गया, NH2 अभी हम बता रहे थे ना हाइड्रोजीन, वो अलग हो जाएगा। ये याद कर लो, यही रिएक्शन भी है। ये NH2 का एक H और इसका OH निकल करके H2O निकल जाता है और NH2 बन जाता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग रिफामाइसिन पे। रिफामाइसिन एंटीबायोटिक का भी हमने देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया हुआ है। देखो रिफामाइसिन है, ठीक है, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर था इसलिए हमने बनाया नहीं था, हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। तो रिफामाइसिन क्या है, रिफामाइसिन एंसामाइसिन का एक क्लास है, नेचुरल प्रोडक्ट है, जो कि किससे मिलता है, स्ट्रेप्टोमाइसिस मेडिटेरेनी से। ठीक है, इस मॉलिक्यूल के पास क्या होता है, एलिफैटिक चेन्स होते हैं जो कि ब्रिज की तरह काम करते हैं। नॉन एडजेसेंट पोजीशन, मतलब एक छोड़ के एक, एडजेसेंट क्या होता है, बराबर बराबर, तो एक छोड़ के एक पोजीशन को जोड़ता है एक एलिफैटिक ब्रिज। ठीक है, रिफामाइसिन SV जो है वो उसका एक्टिव फॉर्म होता है, और रिफामाइसिन, रिफापेंटिन, ये सारे के सारे क्या हैं, ये इसके एक्टिव डेरिवेटिव्स हैं। यहाँ पे तुम स्ट्रक्चर देखो, इस स्ट्रक्चर में अगर तुम देखो तो तुम्हें क्या दिख रहा है, एक नैप्थलीन रिंग दिख रही है, नंबरिंग देखो 1 2 3 4 ये, और उसके बाद नेक्स्ट रिंग इसमें OH लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ है, O लगा हुआ है, फिर O, फिर ये यहाँ से कंटिन्यू हुई है O अलग से एक और रिंग, इसके साथ ये एक फ्यूरान की तरीके की रिंग लगी हुई है, और यहाँ पे फिर ये सारे के सारे एलिफैटिक ग्रुप्स लगे हुए हैं। तो मेन इसके अंदर ये याद रखना है तुम्हें कि ये लॉन्ग चेन है जिसमें कि एरोमेटिक ग्रुप के साथ साथ एलिफैटिक ग्रुप्स भी लगे हुए हैं। ठीक है, अब इसका क्या होता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज को ये इनहिबिट करती है। DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज, अगर तुम्हें याद हो तो RNA पॉलीमरेज क्या है, जो कि DNA से RNA बनाता है। ठीक है, DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज एंजाइम है। ठीक है, अब ये क्या करेगा, रिफामाइसिन ये इसको इनहिबिट कर देगा। अब इनहिबिट करेगा तो क्या होगा, जाहिर सी बात है सिंथेसिस जो है नहीं हो पाएगी RNA की। ठीक है, रिफाम्पिन एक एक्टिव है अगेंस्ट DDRP यही है, DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज, और ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव दोनों बैक्टीरिया के लिए काम करता है। बस ग्राम निगेटिव के लिए थोड़ा सा इसलिए काम नहीं करता क्योंकि उसकी सेल वॉल जो है उसमें बहुत ज़्यादा लिपिड होता है। ठीक है, और ये क्या स्टॉप करती है, RNA सिंथेसिस। RNA सिंथेसिस अगर स्टॉप हो जाएगी बैक्टीरिया की तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, RNA सिंथेसिस अगर स्टॉप हो जाएगी तो RNA से आपका प्रोटीन नहीं बनेगा। अगर RNA से आपका प्रोटीन नहीं बनेगा तो क्या होगा, प्रोटीन नहीं बनेगा तो एंजाइम नहीं बनेगा। एंजाइम ही सारा का सारा काम कर रहे हैं बैक्टीरिया की सेल में। अगर एंजाइम उसके पास नहीं रहेंगे तो बैक्टीरिया काम करना बंद कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पे अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता क्या है, क्या जो सजेस्ट किया गया है वो ये है कि जो नैप्थलीन रिंग अभी हमने दिखाई थी, तो ये जो नैप्थलीन रिंग है वो पाई बॉन्ड बनाती है। किसके साथ पाई बॉन्ड बनाती है, DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज एंजाइम जो है, एंजाइम किसका बना है, प्रोटीन का है ना, तो प्रोटीन का जो अमाइनो एसिड होते हैं उनसे ये नैप्थलीन रिंग पाई बॉन्ड बना लेती है। अभी जो DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज है ये मेटालो एंजाइम है, मतलब इसके पास मेटल होता है, जिंक मेटल होता है। ठीक है, तो इसके 2 जिंक मेटल होते हैं। तो एक तो इन्होंने ये बता दिया कि ये ये रिफामाइसिन है, ये इसकी नैप्थलीन जो है वो पाई बॉन्ड बना लेता है DDRP से, और इन्होंने ये भी बताया कि रिफामाइसिन में जो C1 और C8 पे ऑक्सीजन है वो चिलेट बना सकता है जिंक एटम से। किसके जिंक एटम से, DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज एंजाइम के। ये देखो यहाँ पे इन्होंने C1 और C8, अच्छा C1 और C8 पे जो ऑक्सीजन है ये क्या करेगा, ये बना लेगा चिलेट, किससे, आपके जिंक से। जिंक कहाँ पर है, DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज के पास। अब जब एक बार एंजाइम किसी से चिलेट बना लेता है तो वो जाहिर सी बात है वो अब प्रोटीन सिंथेसिस नहीं कर पाएगा क्योंकि उसका जो स्ट्रक्चर है वो पूरी तरीके से चेंज हो गया है। ठीक है,
और एक और मैकेनिज्म बताया कि एक और तरीके से वो स्टॉप करता है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को। वो कैसे कि बाइंडिंग बढ़ाते ऑक्सीजन C21 पे और C23 पे वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना ले DDRP से। इससे पहले जैसे हमने तुमको बताया था एंटीवायरल एंटी कैंसर एजेंट्स वो क्या करते थे, वो चिलेट्स बना लेते थे। वो क्या करते थे कि वो आरएनए पॉलीमरेज या डीएनए पॉलीमरेज पे जाकर के अटैक करते थे, उनके साथ बॉन्ड बना लिया। अब उनके साथ अगर बॉन्ड बना लिया तो जाहिर सी बात है जो एडेनिन ग्वानिन थायमिन साइटोसिन ये यूरेसिल वगैरह है, ये सब कहाँ पे जाके बाइंड करेंगे, वो बाइंड ही नहीं कर पाएंगे। और जब उनका स्ट्रक्चर पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा, जब उनका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा तो प्रोटीन सिंथेसिस हो ही नहीं पाएगी क्योंकि एंजाइम ही ख़राब हो चुका है। ठीक है, अब पायरिजिनामाइड पे। और पायरिजिनामाइड क्या है, पायरिजीन रिंग है और उसके साथ अमाइड ग्रुप लगा हुआ है। जैसे निकोटिनामाइड, दोनों में स्ट्रक्चर में सिमिलैरिटी देखो, निकोटीन COH था यहाँ पे, अभी उन्होंने OH की जगह पे NH2 लगा दिया है तो वो अमाइड हो गया है। अब इसको हम क्या कह सकते हैं, पैराजीन कार्बोक्सामाइड। सिंपल सी बात है, CONH2 को कार्बोक्सामाइड बोला जाता है तो आप इसको पैराजीन कार्बोक्सामाइड बोल दें चाहे पैराजीनामाइड बोल दें, बात ही है, एक ही है। अब ये इन्होंने इन दोनों स्ट्रक्चर को यहाँ पे हमने क्यों लिखा है, ये बताने के लिए लिखा है कि ये दोनों एक दूसरे के बायो आइसोस्टर्स हैं। ठीक है, मतलब किसी स्ट्रक्चर में अगर हमें इनका रिप्लेसमेंट करना हो तो ये आराम से रिप्लेस हो सकते हैं। ठीक है, pH डिपेंडेंट है, मतलब 5.5 pH पे अच्छे से काम करेगा, न्यूट्रल pH पे 7 pH पे ये इनएक्टिव हो जाएगा। इसकी जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो बहुत ही अच्छे से पता नहीं है, अभी किसी भी बुक में नहीं पता है, लेकिन ये बोला जाता है कि ये मेटाबोलाइट है इसका की जो मेटाबोलाइट है पैराजिनामाइड का, वो मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है इसका, किसका मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ये माइकोबैक्टीरिया का मेम्ब्रेन पोटेंशियल इसको डिस्टर्ब कर देता है। अच्छा, अब तुम्हें याद होना चाहिए कि हमने तुमको एक्शन पोटेंशियल एक क्लास पढ़ाई थी जिसमें हमने तुमको एक्शन पोटेंशियल बताया था कि ह्यूमन में कि -70 मिलीवोल्ट होता है, फिर शूट करता है, हाइपर पोलराइजेशन होता है, फिर डीपोलराइजेशन होता है। तो ये क्यों हो रहा होता है, ये सिग्नल जनरेट करता है। ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, ये क्या कर रहे होते हैं, फिर अंदर Na+ आता है और बाहर K+ जाता है, फिर Cl- आता है। तो क्या होता है कि पॉजिटिव निगेटिव अंदर बाहर जाते हैं और पोटेंशियल को मेंटेन करते हैं, जिससे कि सिग्नल एक जगह से दूसरी, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में सिग्नल जा पाए। अब अगर आप इसके ऐसी सेम चीज़ बैक्टीरिया में भी होती है, उसे अगर एक जगह से दूसरी जगह अगर अपने सिग्नल को बताना है कि भाई एक पार्ट से दूसरी पार्ट में मैसेज पहुंचाना है कि अब तुम ये स्टार्ट करो, अब तुम ये करो, तो उसको भी सिग्नल जनरेट करना है। लेकिन अगर उसका मेम्ब्रेन पोटेंशियल डिस्टर्ब हो जाए तो वो सिग्नल जनरेट नहीं कर पाएगा और सिग्नल आगे नहीं दे पाएगा। अब अगर सिग्नल ही आगे नहीं दे पाएगा तो बैक्टीरिया का पूरा काम तमाम हो जाएगा। ठीक है, तो तुम्हें पैराजिनामाइड का तुम्हें क्या याद रखना है, तुम्हें ये याद रखना है कि ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल को डिस्टर्ब कर देता है, डिक्रीज़ कर देता है, तो ट्रांसपोर्ट मेम्ब्रेन का जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है, एक्शन पोटेंशियल इफेक्ट हो जाता है। एक्शन पोटेंशियल इफेक्ट होने का मतलब है सिग्नल जनरेट नहीं हो पा रहा है, ट्रांसमिशन नहीं हो पा रहा है, मैसेज आगे नहीं पहुंच पा रहा है। हमारी बॉडी, हमारा ब्रेन मैसेज देता है हमारे हाथ को, पैर को, हमारी किडनी को, लंग्स को कि ऐसा ऐसा काम करो, तो हमारी बॉडी प्रॉपरली काम करती है। ऐसे ही तो होता है। अब अगर वो सिग्नल जनरेट होना बंद हो जाए तो हमारी बॉडी को, हमारे ऑर्गन्स को, हमारे दिल को सिग्नल ही नहीं मिलेगा, तुम्हें धड़कना है, पंप करना है ब्लड को। ऐसे ही हमारे बाकी ऑर्गन्स को सिग्नल नहीं मिलेगा, सब काम करना बंद कर जाएंगे, ब्रेन डेड होना इसी को तो बोलते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से इसका अगर एक्शन पोटेंशियल जो है वो स्टॉप हो जाए तो ये भी काम करना बंद कर देगा और ख़त्म हो जाएगा, बैक्टीरिया मर जाएगा। ठीक है, मेटाबॉलिज्म ऑफ पैराजिनामाइड यहाँ पे हमें दिया है, सिंपल सी बात है, कुछ भी नहीं है। जैसे कि अभी तुमने इसमें देख लो फिर से, आइसोनियाजिड में देखा नहीं था, ये देखो ऊपर सबसे CONH-NH2 है, वो क्या हुआ, उसका हाइड्रोलिसिस हुआ तो COH और NH2 में कन्वर्ट हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे पैराजिनामाइड में भी यही हुआ है, CONH2 है, COH अलग कर दो, NH2 अलग कर दो, और ये हाइड्रेशन अगर कर दो, हाइड्रोक्साइलेशन अगर कर दो, हाइड्रोक्सिलेशन कर सकते हो, इसकी कोई टेंशन नहीं है। आराम, बहुत तरीके से रिएक्शन हो सकती है, मेटाबॉलिज्म बहुत तरीके से हो सकता है। आपको बस अपना दिमाग लगाना है कि कैसे कैसे इससे पैराजिनामाइड है, अब इसको तुम कैसे कैसे अलग अलग फॉर्म में ला सकते हो, ये तो अपने हिसाब से कर सकते हो। मेटाबॉलिज्म बहुत ईजी होता है। SAR ऑफ पैराजिनामाइड, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, अगर आप सब्स्टिट्यूट कर दें, ये जो पैराजीन रिंग है, 2 नाइट्रोजन लगे हुए हैं, इसको अगर तुम चेंज कर दोगे किसी और हेट्रोसाइक्लिक, एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक से, तो तुमको अच्छी एक्टिविटी वाला कंपाउंड नहीं मिलेगा, एक्टिविटी डिक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, बायो आइसोस्टर की बात जो हमने की थी कि इन दोनों को रिप्लेस कर सकते हो, रिप्लेस बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन एक्टिविटी सेम हो ये बिल्कुल भी वो नहीं है, श्योरिटी नहीं है।
हमने पहले भी बताया कि बायो आइसोस्टर जो होते हैं उनको आप रिप्लेस तो कर सकते हैं, मतलब रिसेप्टर पे बाइंड वो कर देंगे सिमिलर तरीके से, लेकिन एक्टिविटी सेम देंगे इसका कोई गारंटी नहीं होती है। अब हाइड्रोफोबिसिटी नेसेसरी है, हमने तुमको बताया हाइड्रोफिलिसिटी नेसेसरी है। क्यों? क्योंकि प्लाज्मा में वो भी होना है, डिज़ोल्व भी होना है। जब तक ब्लड में अच्छे से डिज़ोल्व नहीं होगी ड्रग, तब तक बॉडी के हर पार्ट में पहुंच नहीं पाएगी, साइट ऑफ इन्फेक्शन पे पहुंच नहीं पाएगी। साथ ही साथ लाइपोफिलिक ग्रुप्स भी होने ज़रूरी हैं। क्यों होने ज़रूरी हैं? क्योंकि वो पेनिट्रेशन नहीं कर पाएगी माइकोलिक एसिड से भरे हुए सेल वॉल में। ठीक है, अब इथाब्यूटॉल पे आते हैं। इथाब्यूटॉल क्या है? कुछ नहीं, इथाइलिन डाइमाइनो ब्यूटेनॉल, सिमिलर स्ट्रक्चर है। इसका जो पॉजिटिव इनैंशियोमर है वो 200 से 500 गुना ज़्यादा एक्टिव है नेगेटिव माइनस इनैंशियोमर से। वाटर सॉल्युबल है, बैक्टीरियोस्टैटिक है, मतलब कि बैक्टीरियासाइडल नहीं है, मार नहीं रहा है बैक्टीरिया को, बैक्टीरिया के जो वो है ग्रोथ है उसको स्टॉप कर रहा है। ठीक है, और आराम से एब्जॉर्ब हो जाता है। ये क्या करता है? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या करता है? ये इंटरफेयर करता है सिंथेसिस ऑफ माइकोबैक्टीरियल सेल वॉल। बैक्टीरिया की सेल वॉल माइकोलिक एसिड से बनी हुई है, अगर उसको बनना उसका रुक जाए तो जाहिर सी बात है वो बैक्टीरिया मर जाएगा। तो ये यही करता है, ये इनहिबिट करता है किसको? अरेबिनोफ्यूरानोज और गैलेक्टोज पोर्शन ऑफ सेल वॉल को। मैकोलिक एसिड के अलावा अरेबिनोफ्यूरानोज और गैलेक्टोज, ये दो जो पोर्शन हैं वो भी सेल वॉल के मेन कंपोनेंट्स में से हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है? ये अरेबिनोफ्यूरानोज और गैलेक्टोज को इनहिबिट करता है। साथ ही साथ अरेबिनोसिल ट्रांसफरेज एक एंजाइम होता है जो कि पॉलीमराइजेशन करता है अरेबिनोफ्यूरानोज को। ये अरेबिनोसिल ट्रांसफरेज एंजाइम को भी इनहिबिट करता है। ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन आपका असाइनमेंट है। आज आप असाइनमेंट में स्ट्रेप्टोमाइसिन के बारे में स्ट्रक्चर के साथ साथ पूरी जानकारी, छोटा सा बिल्कुल भी नहीं, डिटेल इन्फॉर्मेशन स्ट्रेप्टोमाइसिन की आप लिख करके रात को 12 बजे से पहले मुझे सेंड कर देंगे। ठीक है, अब सेकेंड लाइन ड्रग्स पे आते हैं। सेकेंड लाइन ड्रग्स क्या होती हैं? सेकेंड लाइन ड्रग्स वो होती हैं जो कि जब फर्स्ट लाइन ड्रग काम करना बंद कर दें, या काम करना कैसे बंद कर देती हैं? जैसे किसी में अगर कोई पेशेंट ऐसा है जो टॉलरेट नहीं कर पा रहा है, उनमें साइड इफेक्ट हो जा रहा है या रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है, सबसे बड़ा रीज़न जो होता है वो यही होता है, रेजिस्टेंस डेवलप होने लग जाता है, तो हम मदद लेते हैं सेकेंड लाइन ड्रग्स की। सेकेंड लाइन ड्रग्स में कॉमन कौन सी है? एथियोनामाइड है, पैरामाइनोसैलिसाइलिक एसिड जिसका शॉर्ट फॉर्म है पास, साइक्लोसरीन है, कैप्रियोमाइसिन है, कानामाइसिन है, ये सारी की सारी सेकेंड लाइन ड्रग है। अच्छा, स्ट्रेप्टोमाइसिन के साथ कानामाइसिन भी आपका असाइनमेंट है, लिखना भूल गए थे हम। तो इथियोनामाइड में आते हैं। इथियोनामाइड का स्ट्रक्चर देख लो, एकदम सिंपल है, कुछ भी नहीं है, सिमिलर है आइसोनियाजिड से। इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो सिमिलर है आइसोनियाजिड के साथ। ये भी प्रोड्रग है और ऑक्सीडाइज होती है एक्टिव स्पेशीज़ में। इसकी जो एक्टिव स्पेशीज है वो एसिटाइलेट करती है। ठीक है, इथियोनामाइड सल्फॉक्साइड में। ऑलराइट, अब पास की बात करते हैं। पास है पैरामाइनोसैलिसाइलिक एसिड। ठीक, इसको तुम्हें याद हो पिछले लेक्चर में हमने तुमको एक मैकेनिज्म बताया था कि पाबा से कैसे वो पाबा और टाइरिडीन से कैसे इनकॉर्पोरेशन होता है, फिर कैसे टेट्राहाइड्रोफोलेट बनता है, डाईहाइड्रोफोलेट से टेट्राहाइड्रोफोलेट बनता है, फिर कैसे डीएनए और एनए की सिंथेसिस होती है। तो ये उसको आप रेफ़र करिएगा, ये एंटी मेटाबोलाइट है। ठीक है, एंटी मेटाबोलाइट है और ये पाबा का इनकॉर्पोरेशन रोकता है फोलिक एसिड में। पाबा अगर फोलिक एसिड में इनकॉर्पोरेट नहीं होगा तो आगे का जो प्रोसेस है जो कि पायरिमिडीन और प्यूरिन बनाता है वो भी नहीं हो पाएगा। प्यूरिन पायरिमिडीन अगर नहीं बनेंगे तो डीएनए आरएनए नहीं बनेंगे, डीएनए आरएनए नहीं बनेंगे तो रेप्लिकेशन नहीं हो पाएगा, डीएनए आरएनए नहीं बनेगा, प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो पाएगा, सेल जो है बैक्टीरिया का वो डेड हो जाएगा। ठीक है, तो पास और आइसोनियाजिड को एक साथ भी नहीं देना है आपको। क्यों? अगर आप पास और आइसोनियाजिड को एक साथ देंगे तो पास क्या करता है, आइसोनियाजिड के एसिटाइलेशन को रोक देता है। अब एसिटाइलेशन अगर रुक जाएगा आइसोनियाजिड का तो उसका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। ठीक है, तो डोज को मेंटेन करना होता है। साइक्लोसरीन पे आते हैं। साइक्लोसरीन बहुत ही सिंपल सी ड्रग है, 5 मेंबर्ड है, NH2 एक जगह लगा हुआ है, एक रिंग में NH लगा हुआ है। विद इन द रिंग आपका ऑक्सीजन भी है, ईथर भी है। ये देखो विद इन द रिंग, ये O जो है ईथर है, ये कीटोन है, ये अमीन है, और एक बाहर साइड चेन में NH लगा हुआ है, और ये ऑब्टेन होता है स्ट्रेप्टोमाइसिस ऑर्किडेसिस से। ठीक है, डी इनैंशियोमर इसका पॉजिटिव इनैंशियोमर जो है वो एक्टिव है, नेचुरली डिराइव होता है।
अब ये क्या करता है, ये सिंपल जैसे पेनिसिलिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन था, इनहिबिट करता था डी एलानाइन साइड चेन को, उसको ट्रांसपेप्टाइडेज को। ये भी क्या करता है कि ये सेल वॉल की जो सिंथेसिस है माइकोबैक्टीरिया के जो सेल वॉल हैं उसकी सिंथेसिस को स्टॉप करता है। 2 एंजाइम्स को इनहिबिट करता है, डी एलानिन रेसिमेज और डी एलानिन लाइगेज को, ठीक है। तो डी एलानिन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है पेप्टाइडोग्लाइकेन का और माइकोबैक्टीरियल सेल वॉल का। साइक्लोसेरीन जो है वो डी एलानाइन का ही एक एनालॉग है, लेकिन रिजिड है। रिजिड का मतलब कि फ्लेक्सिबल मॉलिक्यूल्स नहीं होते। जो फ्लेक्सिबल मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके आइसोमर्स आप बना सकते हैं, वो अलग अलग एंगल पे चेंज हो सकते हैं, लेकिन जो रिजिड होते हैं वो चेंज नहीं होते हैं। उनका जो ग्रुप जिस पोजीशन पे लगे हुए हैं, जिस एंगल पे, वो उसी एंगल में लगे होते हैं। तो क्या होता है कि जो सेल वॉल वाला जो डी एलानिन है उससे कन्फ्यूज़न हो जाती है ये वाले साइक्लोसेरीन से। तो ये जो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है, बैक्टीरिया ये समझता है कि जो साइक्लोसेरीन है ये मेरा डी एलानिन है, जबकि डी एलानिन उसका जो होता है वो तो स्टीरियोआइसोमर है, वो तो फ्लेक्सिबल मॉलिक्यूल है, लेकिन साइक्लोसेरीन वो रिजिड है। तो वो कन्फ्यूज़न जैसे ही हम साइक्लोसेरीन को देते हैं पेशेंट में, तो बैक्टीरिया को लगता है कि साइक्लोसेरीन उसका डी एलानिन है और उसके सेल वॉल का कंपोनेंट है, और ये इसको अपने से अटैच करवा लेता है। लेकिन जाहिर सी बात है डी एलानिन अलग चीज़ है, साइक्लोसेरीन अलग चीज़ है, सिर्फ सिमिलरली खाली स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन एक रिजिड है एक फ्लेक्सिबल है। तो अब क्या होता है, इससे क्या होता है कि बाइंडिंग ऑफ एलानिन जो है वो इन 2 एंजाइम से वो स्टॉप हो जाती है, और क्या होता है सेल वॉल की सिंथेसिस भी इनहिबिट हो जाती है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, CNS डिस्टर्बेंस। एक और ड्रग है आपकी सेकेंड लाइन ड्रग जो कि है कैप्रियोमाइसिन। कैप्रियोमाइसिन मिक्सचर है 4 साइक्लिक पॉलीपेप्टाइड्स की, और ये भी नेचुरली डिराइव होती है फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस कैप्रियोलीस। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। अकेले नहीं दिया जाता है, इथम्ब्यूटॉल या आइसोनियाजिड के साथ दिया जाता है। इसकी टॉक्सिक इफेक्ट्स में, साइड इफेक्ट्स में है रीनल फेल्योर, हेपेटिक डैमेज, हियरिंग लॉस एंड एलर्जिक रिएक्शन। बहुत सारे पेशेंट्स में अगर जो टीबी से जो रिकवर हुए हैं उनमें देखोगे तो उनको उनकी जो सुनने की कैपेसिटी वो थोड़ी सी बंद हो गई है, कम हो जाती है। ये है कैप्रियोमाइसिन, ठीक है। कैप्रियोमाइसिन इसका स्ट्रक्चर देख लो, और कानामाइसिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन का असाइनमेंट तुम्हें देना है। रात को 12 बजे से पहले पहले आप अच्छे से विद डायग्राम दीजिएगा, और साथ ही साथ मुझे जो टीबी का रीसेंट रेजिमेंट है, जो पहले कौन सा रेजिमेंट चलता था, 1 साल वाला, 6 महीने वाला, 3 महीने वाला, वो सारा आपको साथ में लिखना है, ठीक है। ये है आपका, और इसके लिए आपके पास टाइम है 2-3 दिन का, 2 दिन का, कल तक दे देना, ठीक है। तो ये जो स्ट्रेप्टोमाइसिन और कानामाइसिन वाला असाइनमेंट है वो तुम्हें आज देना है, और टीबी का जो रेजिमेंट चलता है, समझ में आ रहा है, टीबी का जो रेजिमेंट चलता है 12 महीने, 6 महीने, 3 महीने वाला, कौन कौन सी ड्रग दी जाती है, कितनी कितनी डोज, वो तुम्हें केडी त्रिपाठी में भी दिया हुआ है, उससे तुम देख करके लिखना, और वो तुम्हारे पास उसके लिए कल तक का टाइम है। ओके, थैंक यू सो मच।